ओके, तो ये चैप्टर 14 का आज ये दूसरा क्लास है, क्लास 2 चैप्टर 14। हम लोगों ने स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में टेबुलेशन तक का जो कॉन्सेप्ट है कर लिया है। तो चैप्टर 14 का ये आपका क्लास 2 है। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ आपको स्टडी करना है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ये देखो एग्जाम्पल 2 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो ये देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ आता है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आता है आपका बच्चे चार्ट बना दो, बार्स बना दो, पिक्चर बना दो, ये सब डायग्राम कहलाता है। कुछ भी पिक्चर बना दो, स्क्वायर बना दो, क्यूब बना दो, सर्कल बना दो, कुछ भी, ये आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ये रफ स्केच है। ये क्या होता है, एक रफ स्केच होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान दो। दिस इज़ अ रफ स्केच, मतलब रफली ऐसा करना है, सर्कल बनाना है। तो ये नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल तैयार करना है, फ्री हैंड से पेन पकड़ो और खींच दो, सर्कल बना दो, ठीक है। ऐसे रफ स्केच होता है ये, इसीलिए क्या कहा गया, इसको लेस एक्यूरेट होता है। रफली बनाओगे तो लेस एक्यूरेट। ये क्या अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। डायग्राम मतलब पिक्चर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे तो देखने में अच्छा लगता है, तो ये एक अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कहलाता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हिडन ट्रेंड इफ एनी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो डाटा कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, उसको देख करके 5 साल 6 साल का डेटा है, उसको देख करके ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा या आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जब उसका डायग्राम बना लेंगे तो ट्रेंड जो है ना, अगर कोई है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। डायग्राम बनने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, देखो एक तो पढ़ना चार्ट के बारे में, चार्ट्स, ठीक है। फिर पढ़ना हमें बार डायग्राम, और फिर पढ़ना है हमें उसमें पाई डायग्राम। 3 चीज़ आगे पढ़ना है। एक हो गया आपका ये चार्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ है, देखो लाइन चार्ट। अब इसको हम अलग से पेज पे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हिडन ट्रेंड इफ एनी कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो डायग्राम में। अट्रैक्टिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सा है, तो डायग्राम, ठीक है। लेस एक्यूरेट कौन है, तो डायग्राम। एकदम मोस्ट एक्यूरेट कौन है, तो टेबुलेशन। बेस्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन कौन सा है, तो टेबुलेशन। तो चार्ट में क्या क्या पढ़ना है, देखो एक है सिंपल लाइन चार्ट, जब एक वेरिएबल होता है। दूसरा है मल्टीपल लाइन चार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव लाइन चार्ट, जब 2 वेरिएबल हो और हैविंग सेम यूनिट। 2 वेरिएबल और सेम यूनिट होगा ना, सेम यूनिट। मान लो कंपनी ए का प्रॉफिट है, कंपनी बी का प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट है, दोनों रुपीज़ में होगा, यूनिट सेम है, तो उससे क्या होता है ना, कंपेयर भी हो जाता है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है। तो इसमें क्या होता है, एक ही एक्सिस पे 2 लाइन चार्ट बनेगा। तो नाम क्या, मल्टीपल लाइन चार्ट, मतलब एक्सिस तो एक ही है, लाइन चार्ट 2 बनेंगे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दिखा दूंगा डायग्राम में। तीसरा क्या है, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। दूसरे में अंतर को समझो। दूसरे में क्या है, मल्टीपल लाइन चार्ट कब संभव है, तो जब एक्सिस एक ही हो, मतलब यूनिट सेम होगा, लेकिन वेरिएबल तो है लेकिन यूनिट अलग अलग है। एक है मान लो केजी में है, दूसरा है रुपीज़ में। तो अब एक एक्सिस पे तो नहीं होगा, एक्सिस अलग अलग बनेंगे, तो नाम क्या है, मल्टीपल एक्सिस। एक्सिस अलग अलग होंगे कब, तो 2 वेरिएबल हो और यूनिट क्या हो, डिफरेंट। फिर उसमें है रेशियो चार्ट। और फिर क्या है, यहाँ पर फॉल्स बेस लाइन को हम यूज़ करते हैं, मैग्नीफाई द वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जितने भी हैं सबको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉपी पे। मान लो हमने यहाँ पर इसका एंगल ऐसे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, देखो ठीक है। ये पेज को उल्टा करते हैं, हाँ ठीक है। जैसे मान लो इसमें फर्स्ट बोला मल्टीपल, अब पहला सिंपल लाइन चार्ट। सिंपल चार्ट क्या होता है, देखो अगर मान लो कि ये टाइम है और वेरिएबल है, ये हो गया टाइम, और ये है वेरिएबल, ये मान लो क्या है, सेल्स, और ये क्या है, ईयर। तो 2 ये ईयर है, फर्स्ट ईयर में कितना सेल, एक पॉइंट दिखाओ। सेकेंड में कितना सेल, इसका पॉइंट दिखाओ। थर्ड ईयर में कितना है, इसका पॉइंट दिखाओ।
फोर्थ में कितना है पॉइंट देखो, ऐसे दिखा दो और इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये कहलाएगा क्या, सिंपल लाइन चार्ट। ये फर्स्ट जो है मैंने बताया, ये क्या है, सिंपल लाइन चार्ट। एक ही वेरिएबल है, लाइन चार्ट, ठीक है, सिंपल लाइन चार्ट। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, और इधर सेल्स है, तो इसको आप क्या करो, मैंने इसको वेरिएबल का नाम दिया वाई। तो सिंपल एक ही वेरिएबल है, तो आराम से ये लाइन चार्ट बना, सिंपल लाइन चार्ट। लेकिन अब ध्यान दो, अगर दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है मल्टीपल लाइन चार्ट। लाइन चार्ट दो बनेगा, देखो ये एक्सिस तो एक ही है, ये एक्सिस एक ही है, ठीक है, ये एक्सिस एक ही है, लेकिन दो लाइन चार्ट बनेगा इसी पे। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट ये लगा दिया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो एक लाइन चार्ट ये बन गया। और ये ब्लैक वाला क्या है, ब्लैक वाला है, मान लो कोई कंपनी है ए, उसका प्रॉफिट टाइम के साथ में, और इसी पे क्या होगा, इसी पे ये है एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा पॉइंट ये, देखो ये और ये रेड वाला क्या है, कंपनी बी का प्रॉफिट। तो देख लो प्रॉफिट क्या है, दोनों का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का यूनिट क्या होगा, रुपीज़ में। तो दो वेरिएबल है और दोनों का यूनिट क्या है, सेम। तो इससे क्या होता है, कंपैरिजन भी हो रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। एक ही एक्सिस पे दो लाइन चार्ट, लाइन चार्ट मल्टीपल है, और ए और बी का कंपैरिजन भी हो रहा है। देख लो बी का लॉस है, बी में लॉस है, मतलब कम है, बी का प्रॉफिट कम है, ए से कम है, ए से कम है। और इस ईयर में आकर के थोड़ा सा पॉइंट इधर लग गया, यहाँ पॉइंट जाएगा, ये जो है ना आखिरी ईयर यहाँ पर, इसमें बी का प्रॉफिट ए से ज़्यादा हो गया, तो कंपैरिजन भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, मल्टीपल लाइन चार्ट, कंपैरेटिव लाइन, मल्टीपल लाइन चार्ट, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं, आपको बस फटाफट याद रखना है कि वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर दो, और यूनिट क्या होंगे, सेम। लेकिन अगर यूनिट अलग अलग हो, मान लो एक केजी में एक रुपीज़ में है, तो अब एक एक्सिस पर नहीं होगा ना, तो अब एक एक्सिस पर नहीं होगा तो क्या करना होगा, अलग करना पड़ेगा, इसका एक्सिस अलग, इसका एक्सिस अलग। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। तो एकदम सिंपल सी बात है, एक अगर केजी में है और दूसरा अगर रुपीज़ में है, तब आपको एक्सिस ही अलग करना पड़ेगा, तब आपको मल्टीपल एक्सिस लेके चलना पड़ेगा। तो ये कहलाता है मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशियो चार्ट। तो आपने देखा होगा रेशियो चार्ट में क्या लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है, वैल्यू सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये पहला, दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। कभी कभी क्या होता है, वैल्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं, मान लो कि 1,00,000 है, 10,000 है, ठीक है, 10 है। तो अगर आप एक्सिस को ड्रॉ करोगे, मान लो एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम है, यहाँ पर है, अगर 10 तो हम चलो 10 दिखा देंगे, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा 10, लेकिन दूसरा वैल्यू कितना पता है, दूसरा वैल्यू मान लो 10,000, 10,000 फिर कितना ऊपर जाएगा, 1,00,000, और कहाँ जाएगा, 1,00,000 बहुत ऊपर चले जाएगा। तो करते क्या हम लोग, उसमें लॉग लगा देते हैं, उसमें लॉग लगा देते हैं, तो सारे पॉइंट छोटा हो जाएगा। अब बताओ 1,00,000 में अगर लॉग लगा दोगे तो 1,00,000 पे कितना जीरो होता है, 5 जीरो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो जब वैल्यू बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो लॉग 10 कितना, लॉग 10 हो जाएगा 1, लॉग 10,000 कितना हो जाएगा 4, लॉग 1,00,000 कितना हो जाएगा 5, बात समझ रहे हो, लॉग 10,00,000 कितना हो जाएगा 6। तो सारे पॉइंट जो है ना, सारे पॉइंट आराम से एक्सिस पे आ जाएगा, ग्राफ के अंदर आ जाएगा। तो कभी कभी y का जो वैल्यू है, इसमें क्या करना होता है, लॉग लगाने के बाद लाइन चार्ट ड्रॉ करना होता है। अगर मान लो वैल्यू मैंने क्या कहा, वैल्यू 10 है, दूसरा वैल्यू मैंने क्या कहा 10,000 है, तीसरा वैल्यू क्या कहा 1,00,000 है, ये क्या सब, ये सब y है टाइम के साथ में। 1,00,000 के बाद मैंने क्या कहा 10,00,000 लगा लो, 10,00,000, 10 पे 5 जीरो, 5 जीरो, ऐसे है, ये y है, ये क्या है y। अब 10 अगर तुमने यहाँ दिखाया तो 10,000 कितना ऊपर जाएगा, फिर 1,00,000 कहाँ जाएगा, वो तो बिल्कुल चला जाएगा आसमान में। तो इसको क्या करना होता है, इसमें log y लगा दोगे तो वैल्यू छोटा होगा। बताओ ये y है और ये log y है, तो अब तुम ही बताओ log 10 कितना होगा 1, आराम से पॉइंट छोटा हो गया, 10,000 कितना होगा 4, 1,00,000 कितना होगा, log 1,00,000 5, और log 10,00,000 कितना 6, log तो आपने पढ़ा होगा ना। तो ये पॉइंट है 1 4 5 1 4 5 6, आराम से बन गया। तो ऐसे जो लाइन चार्ट होता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रेशियो चार्ट, रेशियो चार्ट। तो याद रखना, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल पूछेगा, लाइन चार्ट बिटवीन लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल एंड टाइम इज कॉल्ड, तो ऑप्शन दिया जाएगा सिंपल लाइन चार्ट, रेशियो चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट। इसका नाम क्या है, रेशियो चार्ट।
और ऐसे ही जो फॉल्स वेव लाइन है उसके बारे में क्या लिखा हुआ था उसको भी देख लो। फॉल्स वेव लाइन कहीं कहीं पर ना ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। फॉल्स वेव लाइन क्या होता है, जैसे टाइम होता है ना, तो टाइम में ऐसे यूज़ करते हैं इस टाइप से। ये कब यूज़ करना पड़ता है, तो जब बहुत बड़े बड़े वैल्यू हो, उसके बीच में डिफरेंसेस बहुत छोटे छोटे हों, तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग फॉल्स वेव लाइन को दिखाते हैं। तो सिंपली इसको आप एक बार फिर से देख के इसको याद कर जाओ। क्या लिखा हुआ फॉल्स वेव लाइन के बारे में, फॉल्स वेव लाइन के बारे में क्या लिखा हुआ देखो, ठीक है। रेशियो चार्ट देखो, रेशियो चार्ट क्या, लाइन चार्ट बिटवीन लोथम वेरिएबल एंड टाइम, सही है। फॉल्स वेव लाइन इज यूज्ड टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल फ्लक्चुएशन एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू बहुत बड़े बड़े हैं, मान लो एक है 5 लाख, दूसरा 5 लाख 1, 5 लाख 2, देख रहे हो कितना छोटे छोटे फ्लक्चुएशन है, और वैल्यू कितना है, बड़े बड़े वैल्यू है 5 लाख। तो इस चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग फॉल्स वेव लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ट के ऊपर हो गया। अब आ जाओ लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट हो गया। अब आ जाओ बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2 तरह के बार डायग्राम होता है, इसको देखो। बार डायग्राम 2 तरह का होता है। क्या लिखा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता है, एक वर्टिकल बार डायग्राम होता है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम। अब हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एंड डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। याद आया, क्लासिफिकेशन याद करो। 4 तरह का होता है क्लासिफिकेशन। अगर डेटा क्वालिटेटिव हो या डेटा वेरिंग ओवर स्पेस हो, ज्योग्राफिकल हो, तो वहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम को प्रेफर करते हैं। और अगर डेटा क्वांटिटेटिव हो या टाइम सीरीज हो, तो वहाँ पर वर्टिकल बार डायग्राम को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो बार डायग्राम का मतलब ये होता है ना, ये बार डायग्राम होता है। आप अगर देखोगे ऐसे, ये लाइन है, ये एक बार हो गया, दूसरा ये ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, मान लो ऐसे, तो ये कहलाता है वर्टिकल। ये क्या हो गया ये हो गया वर्टिकल। दूसरा हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम ऐसे बनता है। अब सवाल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस प्रेफरेंस की बात है। हॉरिजॉन्टल किसके लिए, हॉरिजॉन्टल जी क्वालिटेटिव डेटा के लिए, या मैं जो लिख देता हूँ यहाँ पर ज्योग्राफिकल, उसमें लिखा हुआ डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, एक ही बात है, जियोग्राफिकल। और वर्टिकल किसके लिए, तो वर्टिकल होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा हो उसके लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, और या टाइम सीरीज हो। तो 4 तरह के होता है ना क्लासिफिकेशन, उसमें 2-2 करके बांट दिया गया। तो बार डायग्राम में आपको इतना याद रखना है, बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। और किसके लिए कहाँ क्या प्रेफर करता है, बस इतना आपको याद रखना है, और ज़्यादा इसमें याद रखने वाली बात नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखना हो सकता है कि बार डायग्राम जो होता है ना, इसमें सिर्फ लेंथ होता है, इसमें विड्थ नहीं होता। मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये 2000 कोई ईयर है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये 2010 है, 2010 का सेल कितना, मान लो 50 लाख, ये 50 है, तो ये इसका हाइट कितना है 50, हाइट लेंथ कितना है 50, लेकिन इसका विड्थ कुछ नहीं है, विड्थ 2010 थोड़े होगा, चौड़ाई 2010 नहीं होगा, नहीं तो ईयर है। तो बार डायग्राम देखने में लगता है थोड़ा सा विड्थ है, लेकिन सच्चाई, विड्थ क्यों दिखाते हैं ना, ताकि बार डायग्राम दिखाई दे। तो बार डायग्राम में क्या होता है, इसमें सिर्फ लेंथ होता है, ओनली क्या होता है, ओनली लेंथ होता है, इसमें कोई विड्थ नहीं होता, ओनली लेंथ होता है। मतलब ये 1D होता है, 1 डायमेंशनल, एक ही डायमेंशन होता है इसमें, खाली लेंथ है तो 1D होता है, ये 1 डायमेंशनल, ठीक है। ये आपको मैं आगे और याद दिला दूंगा। ओके, अब आ जाओ दूसरा, इसमें अगला क्या है, पाई चार्ट। पाई चार्ट और डिवाइडेड बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम। देखो जहाँ पर पाई चार्ट बनता है, तो वहाँ पर आप पाई चार्ट को ना बना के आप ये बना दो डिवाइडेड बार डायग्राम, और का मतलब यही है। अच्छा, डिवाइडेड बार डायग्राम और ग्रुप बार डायग्राम एक ही चीज़ है, लेकिन ये 2 अलग अलग चीज़ है। जहाँ पर आपको पाई चार्ट बनाना है, वहाँ पर आप ये बना सकते हो। तो डिवाइडेड बार डायग्राम या ग्रुप बार डायग्राम एक ही चीज़ है। तो ये कैसे क्या होता है, देखो कब बनता है पाई चार्ट, कैसे बनता है पाई चार्ट, उसके ऊपर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये सब बात आपको सीखना है। तो यहाँ पर डायग्राम के क्या समझाया गया, अगर कोई टोटल फिगर हो, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होगा, कोई भी टोटल फिगर, जैसे माने टोटल कॉस्ट होता है ना, टोटल कॉस्ट, उसमें क्या होता है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, अदर एक्सपेंसेस, 4 कंपोनेंट। तो जब कोई टोटल फिगर हो जो सम है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट,
तो उस तरह के डेटा को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा से होता है किसमें, पाई चार्ट में या डिवाइडेड बार डायग्राम में। कैसे, तो पाई चार्ट का मतलब क्या है कि एक सर्कल बना लो, उसमें जितने कंपोनेंट है सबको अलग अलग दिखा दो, सेक्टर बना बना के, ज़्यादा अच्छा होता है। या नाम ही इसका डिवाइडेड बार डायग्राम, तो एक बार डायग्राम बना के उसको क्या करो, जितने कंपोनेंट है ना उतने में डिवाइड करके दिखा दो। तो जब टोटल फिगर हो जिसका समेसन है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो, तो वहाँ पर अगर आपको उसको दिखाना डायग्राम से, तो वहाँ बनेगा पाई चार्ट या डिवाइडेड बार डायग्राम। अब उससे क्या आप स्टडी कर सकते हो, तो उसमें आप किसी भी 2 कंपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो डायग्राम से, एंड यू कैन मेजर 1 कंपोनेंट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। मान लो कि मटेरियल कितना परसेंट है टोटल बजट में, टोटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कितना परसेंट है ये निकाल सकते हैं। या मटेरियल लेबर 2 कंपोनेंट है, हम कंपेयर कर सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम होता है। तो एग्जांपल यहाँ पर और दिया हुआ देखो, जैसे फैमिली बजट ऑफ मंथली एक्सपेंस, किसी फैमिली का जो मंथली एक्सपेंस है उसका जो बजट है उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, बहुत सारे, रेंट, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, बहुत सारे होंगे। तो ऐसे केस में बनेगा पाई चार्ट। टोटल जीडीपी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, टोटल जीडीपी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, 3 सेक्टर हो गया। तो इन सबको दिखाना हो तो आप बनाओगे यहाँ पर पाई डायग्राम या डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल है आपका 5। एक कोई प्रोडक्ट है, उसका कितना है टोटल कॉस्ट 90 रुपया, जिसमें कितने कंपोनेंट है, 4, मटेरियल 35, लेबर 10, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15, अदर एक्सपेंसेस 30, ऐसे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैसे बनेगा डायग्राम, इस चीज़ को देखो। ये 4 कंपोनेंट है ना, अब क्या करो, इन कंपोनेंट को ऐसे दिखा दो एक कॉलम में हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कंपोनेंट चारों, और कितने कितने हैं ये, इन सब का जोड़ कितना है 90। तो बताओ यहाँ पर लिखा मैंने एंगल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये क्या होता है पाई चार्ट में, तो सर्कल बना लो और जितने कंपोनेंट है ना उतना उतना सेक्टर निकाल दो, इसमें से दिखा दो अलग अलग सेक्टर, ये सब इतना इतना है। तो पाई डायग्राम का मतलब यही है, एक पूरे सर्कल हो गया फुल और उसमें कितना कितना पिज़्ज़ा शेप में काट काट के निकाल दो, ठीक है, दिखा दो मतलब। तो जो टोटल एंगल होता है कितना 360। अब 360 को ना इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो बताओ 360 किसका मतलब है, 90 मतलब 360, ठीक है। कैलकुलेशन तो किया, बल्कि मैं समझा रहा हूँ, 90 मतलब 360, तो 1 का मतलब कितना है 4, 1 का मतलब 4 है, तो 35 का मतलब इसको 35 से इंटू करो, ठीक है। 1 का मतलब 4 है तो इसको 4 से इंटू करो, ठीक है, इसको भी 4 से इंटू करो, 15 को 4 से इंटू करो, 30 को 4 से इंटू करो, देखो एंगल आ गया। अब इन्हीं एंगल को ऐसे यहाँ पर दिखा दिया, सर्कल बना लिया, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ओवरहेड, एंगल, ये एंगल है इतना डिग्री लगा दो, डिग्री मैंने नहीं लगा हुआ है तो लिखा हुआ है तो लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा ये 140 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस तरह से चारों एंगल आ गया और उसको आप एंगल में दिखा दीजिए, ये आपका पाई डायग्राम बन गया। अब देखो क्या होगा, डायग्राम को खाली देखो, उससे आप कंपेयर कर सकते हो, लेबर और मटेरियल में कंपेरिजन कर लो, निकालो रेशियो, देख लो लेबर और मटेरियल है, कौन ज़्यादा है, मटेरियल ज़्यादा है, लेबर कम है। क्या रेशियो है, मटेरियल लेबर का रेशियो निकालो, देखो 140 और 40 है तो 0 0 कट गया और आधा आधा कर दो, 7 कर दो और 2 कर दो, क्या बना रेशियो। कोई पूछे मटेरियल में और लेबर में क्या रेशियो है तो क्या बोलोगे, मटेरियल और लेबर का रेशियो क्या आ गया 7:2, यही होता है कंपेरिजन। या ऐसे भी निकाल सकते हो, मटेरियल कितना परसेंट है टोटल में, तो बताओ मटेरियल कितना है 140 डिग्री, टोटल एंगल कितना 360, तो 140 360 का कितना परसेंट है, मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कोई एक कंपोनेंट पूरे में कितना परसेंट है। तो पाई चार्ट से दोनों स्टडी होगा, किसी भी 2 कंपोनेंट को आप कंपेयर भी कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड 1 कंपोनेंट एज ए रिलेशन ऑफ टोटल, ये चीज़ है। या इसी चीज़ को आप पाई चार्ट से ना बना के आप ऐसे ही बना सकते हो। देखो क्या है, ये है आपके सामने नीचे डिवाइडेड बार डायग्राम, एक बड़ा सा बार डायग्राम बना लो और उसको 4 टुकड़ा में काट दो, डिवाइड कर दो, 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दो, पहला मटेरियल का, दूसरा लेबर का, तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चौथा ओवरहेड। एक ही बात है, यहाँ से भी आप 2 को कंपेयर कर सकते हो और कोई एक पूरे में कितना परसेंट है ये भी निकाल सकते हो। तो और लगा हुआ है, मतलब ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों से एक ही पर्पस अचीव होता है। तो इसके ऊपर बुक में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या, कि यू वांट टू कंपेयर एनी 2 कंपोनेंट इन मंथली बजट ऑफ ए फैमिली, ठीक है। तो फॉर दिस यू विल ड्रॉ, क्या ड्रॉ करोगे, ऑप्शन है पाई चार्ट, दूसरा है डिवाइडेड बार डायग्राम, तीसरा है ए एंड बी और चौथा है ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा, और वाला। भाई हम कोई एक ही बनाएंगे, दोनों नहीं बनाएंगे, जो काम यहाँ से हो रहा है वही काम वहाँ से हो रहा है।
इसी में दूसरा क्वेश्चन है रिवर्स, कि एक पाई चार्ट बना हुआ है, तो पाई चार्ट से यू कैन स्टडी, क्या स्टडी कर सकते हो? तो ऑप्शन ए दिया है कंपेयर एनी टू कंपोनेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है वन कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल, और सी में दिया है ए एंड बी, और डी में दिया ए और बी। तो अब यहाँ पर क्या होगा आंसर बताओ? यहाँ पर होगा सी और आंसर एंड वाला। क्यों? पाई चार्ट अगर बना हुआ है तो उससे आप क्या स्टडी कर सकते हो? तो किसी दो कंपोनेंट को कंपेयर भी कर सकते हो, और एक कंपोनेंट कितना परसेंटेज टोटल का भी निकाल सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ए एंड बी इस तरह से आंसर आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका बार डायग्राम, मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है पता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई अगर होगा तो उसमें एंगल के ऊपर होता है, कि एंगल पूछेगा आपसे कि एंगल जो है कितना एंगल होगा, निकालने के लिए आ जाए तो आप निकाल सकते हो। जैसे देखो ये कोई क्वेश्चन होगा एंगल वाला एक, जिसमें क्या करना होता है ना, एंगल निकालना होता है। देखता हूँ मैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से मिल क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, ये हाँ ये रहा। एक क्वेश्चन ये देखो जिसमें पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 42, क्वेश्चन नंबर 42 है। देखो ये 42 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ शुगर इन ए मंथ दिया हुआ, सारे हेड दिया हुआ है। क्या क्या हेड दिया हुआ है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर, ये सारे कंपोनेंट दिए इतने इतने। अब पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर लार्जेस्ट कंपोनेंट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ शुगर। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है उसका एंगल, और सबसे छोटा कंपोनेंट है उसका एंगल, उसके एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है? तो कैसे करोगे बताओ? सबसे बड़ा कंपोनेंट कितना है? 35। सबसे छोटा कंपोनेंट कितना है? 12। तो इस दोनों को क्या करना होगा? एंगल निकालना पड़ेगा। अब इन सबको जोड़ के देखो इसका समेशन कितना आ रहा है। इसको अगर आप ऐड करोगे, अगर आप यहाँ पर इन सब का एडिशन करोगे तो एडिशन क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 42। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या दिया हुआ है? तो एक दिया हुआ है 12, दूसरा दिया, मैं लिख रहा हूँ, दूसरा दिया हुआ है 20, तीसरा है 35 और 23। तो ये 4 कंपोनेंट है। अब तो इसको पहले प्लस करो, इसका प्लस कितना होगा? इसका प्लस आई थिंक 90 होना चाहिए। 5 3 8 और 2 10 और 3 2 5 2 7 1 8 1 9 90 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें इसका एंगल निकालना है, सबसे छोटा कंपोनेंट और सबसे बड़ा कंपोनेंट है, इसका एंगल निकालना है। बताओ 90 मतलब क्या? 360। तो एक का मतलब कितना हो गया? 4। तो बताओ 35 का एंगल कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करो 40। अब 12 का एंगल कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करो 48 डिग्री। हमें इसका डिफरेंस चाहिए, 140 का 48 का डिफरेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन है 92 डिग्री आंसर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो ठीक है, तो एंगल निकाल के और डिफरेंस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब आप देखो प्रेजेंटेशन में जो बात चल रहा है प्रेजेंटेशन का, उसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। 2 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो पहला अनग्रुप्ड है, दूसरा क्या है? ग्रुप्ड है। तो होता क्या है इसमें, आपके सामने शुरू में क्या रहेगा? इंडिविजुअल सीरीज रहेगा। डिटेल में आपको हर एक इंडिविजुअल का वैल्यू दिया होगा। मान लो 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट का मार्क्स कितना है? अलग अलग सबका दिया रहेगा। यहाँ पर कितने लोग हैं? 50। तो गिनती करके पता चलेगा 1 2 3, काउंटिंग करके n पता चलेगा। n इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज, जो डिटेल में लिखा होता है। यहाँ पर कोई अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितने बार रिपीट कर रहा है, ऐसे दिखाओगे तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो 2 तरह का होता है। ये हो गया यहाँ पर अनग्रुप्ड और ये हो गया ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या होता है? वेरिएबल होता है अलग अलग। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है? अलग अलग वेरिएबल होंगे। जैसे 2 अकेला, तो 2 कितने बार? 3 बार। 3 कितने बार? 5 बार। 5 कितने बार? 10 बार। 6 कितने? 2 बार। ऐसे करके। और टोटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो टोटल निकालेंगे, यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा
फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तब आएगा, देखो ठीक है। तो ये अनग्रुप्ड का मतलब अलग अलग वैल्यू है, ये अकेला अकेला है ये, और ये ऐसे रिपीट किया ऐसे दिखा दो, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20, सबका जोड़ो 20 हो गया। 20 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर n निकालना है फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। याद रखना जहाँ भी फ्रीक्वेंसी हो तो n का मतलब उसका समेशन से ही आएगा। और इंडिविजुअल सीरीज में तो काउंटिंग करना पड़ेगा, वहाँ तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं होगा कितने लोग हैं, या तो क्वेश्चन में बता देगा या फिर काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर होता है ये अनग्रुप, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान दो, डिस्क्रीट सीरीज इसको बोलते हैं। पहला हो गया इंडिविजुअल सीरीज जो डिटेल में दिया होता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी का, ये होता है डिस्क्रीट सीरीज। क्यों होता है डिस्क्रीट सीरीज? तो इस दो चीज़ के बीच में गैप आ गया, 2 से 3, 3 से 5 गैप आया ना, ब्रेक है, ये अलग अलग है, ब्रेकिंग है। लेकिन ग्रुपिंग कर दो, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो ये तो अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड को ही क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। अगर आप ग्रुपिंग कर दोगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दो तरह का होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ये दो तरह के होते हैं, और ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्यों ग्रुप होता है और क्यों एक्सक्लूसिव होता है, क्यों इंक्लूसिव होता है, ये भी आपको समझना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें नीचे ये बात लिखा हुआ है, ये दो केसेज आपके सामने, ये देखो, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ये सब नाम है। इसमें ध्यान से यहाँ देखो, क्या ये 10 से 19, एक छोड़ दो 20 से 29, फिर एक छोड़ दो 30 से 39। इसमें जो भी ये फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में इतने लोग हैं, इसके बीच में लाने वाले इतने लोग हैं, n बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को जोड़ दोगे तो n आ जाएगा 15। इस तो ठीक है। इंक्लूसिव को समझो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसमें क्या होता है, जैसे 10 से 19 है ना, तो लोअर लिमिट भी इंक्लूड है, अपर लिमिट भी इसी क्लास में इंक्लूड है। फिर 20 यहाँ पर इंक्लूड है, 29 भी इसी में इंक्लूड है। बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड, बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड। लेकिन इसमें क्या देखो, ये जो है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, नाम क्या, ओवरलैपिंग। इसमें दिक्कत क्या है, देखो 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, तो भाई 20 कहाँ होगा, तो 20 पहला क्लास में नहीं है, दूसरे में है, 20 से 30 में 20 है। तो यहाँ पर क्या, अपर लिमिट यहाँ से एक्सक्लूड है, 20 से 30 में 30 नहीं है, 20 से 30 में 30 नहीं है, 30 यहाँ से एक्सक्लूड है। तो यहाँ पर क्या, लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड। दो डिजाइन है। अब इफ डिजाइन में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, देखो जो भी है, इसमें कंटिन्यूटी में है, कोई गैप नहीं है। देखो 20 से 30 में क्या आएगा, 20 आएगा, और 30 से कम कुछ भी होगा ना, सब यहाँ आएगा, 29.99 तक इसी में आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ भी है, 19.5, 19.8, 19.9 सब यहाँ आएगा। इसमें 19.5 कहाँ आएगा, कहीं नहीं। बताओ 19.6 कहाँ आएगा, कोई क्लास ही नहीं है। 29.6 का कहाँ क्लास है, कोई क्लास ही नहीं है, नहीं आ पाएगा। तो बताओ जो पॉइंट में वैल्यू आता है उसके लिए फिर फिट नहीं बैठेगा। ये पॉइंट में कौन आता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए सही नहीं है। ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए सही है, अगर 10 18 होगा, 18 के बाद 19 होगा। डिस्क्रीट है तो 19 के बाद सीधा क्या होगा, 20 होगा। तो डिस्क्रीट में काम कर जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो उसमें ये काम नहीं करेगा, उसमें फिर ये काम है। तो ये कंटिन्यूटी में है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। तो ये ध्यान दो, 3 तरह का सीरीज का पहचान आपके सामने होना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज, ये उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। ऐसा सीरीज अगर दिया हो तो ये कहलाता है कंटिन्यूस सीरीज। n का मतलब तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ होगा ही। अब जरा जो बॉक्स में आप पढ़ के देख लो, आपको समझ में आ गया होगा। बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड, दोनों लिमिट इसमें इंक्लूड होता है। दिस इज मीन फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, मैंने बता दिया। इसमें क्या लिखा है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, एंड दिस इज मीन फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्यों, कंटिन्यूस में तो कुछ भी आ सकता है, 19.9 भी आ सकता है, तो जो पहला क्लास में होगा। 30 जैसे यहाँ पर है, 29.6 आ सकता है, तो सेकेंड क्लास में होगा, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपने क्या पहचाना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। लेकिन ध्यान दो, अगर ये ऐसा आ जाए, म्यूचुअली इंक्लूसिव टाइप आ जाए, ये देखा ना, नॉन ओवरलैपिंग क्यों लिखा है, तो कोई भी यहाँ पर ओवरलैपिंग वैल्यू नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग क्यों लिखा है, तो 20 ओवरलैप दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी 30, यहाँ भी ओवरलैपिंग है, मतलब दो जगह दिख रहा है, उसी को बोलता है ओवरलैपिंग। तो देखने में ओवरलैपिंग है, ये देखने में नॉन ओवरलैपिंग है। अगर ऐसा आ जाए, इसका पूछे मीन बताओ या मीडियन बताओ, तो ये जो चीज़ है ना, ये किसी सीरीज में नहीं आता, ना इंडिविजुअल में आता है, ना डिस्क्रीट में आता है, ना कंटिन्यूस में आता है। होता क्या, आगे जा कर के जब हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो मीन निकालना, मीडियन निकालना, मॉड निकालना, जो भी निकालना होता है, तो सबके लिए फार्मूला बना हुआ है। फार्मूला कैसे बना है, इंडिविजुअल सीरीज़ का
डिस्क्रीट सीरीज़ का और कंटिन्यूस सीरीज़ का। इसका फॉर्मूला तो नहीं बना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंक्लूसिव टाइप आ जाए, तो इसको क्या करना होता है, एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है, इसको कॉन्टिन्यूटी में बनाना पड़ता है, फिर जाके क्वेश्चन हम लोग उससे तैयार करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका जी, ये देखो, ये है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टाइप इनटू एक्सक्लूसिव टाइप। मतलब अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है, मतलब इसको कंटिन्यूस सीरीज में तैयार करना पड़ता है। अब फिर कंटिन्यूस सीरीज का जो फार्मूला होगा ना, वो हम लगा देंगे, तो उसके हिसाब से हमारा फिर आंसर आएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इसमें 0.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो। क्यों, इसमें गैप कितना है, 1 का। भाई 1 का गैप है, तो आधा इसमें माइनस करो, आधा इसको बढ़ा दो, आधा इसको घटाएंगे, आधा इसको बढ़ाएंगे, तो मैच कर जाएगा। देख लो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, माइनस करोगे 10 में से 0.5, 9.5, 20 में से 19 आ जाएगा, 30 में से 29 आ गया। इसमें ऐड करो, 0.5 ऐड करो, 29 में 0.5 ऐड करो, देख लो गैप खत्म हो गया, मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो इस तरह से बन गया कंटिन्यूस सीरीज। और अब कोई भी कैलकुलेशन जो होगा इसी सीरीज से होगा, इससे बिल्कुल नहीं होगा। अब जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से, तो यहाँ पर एक नाम है, क्या नाम है ये कहलाता है क्लास लिमिट। और जब गैप ख़त्म कर देते हैं तो ये कहलाता है क्लास बाउंड्री। ये क्लास बाउंड्री है, कैलकुलेशन क्लास लिमिट से नहीं, क्लास बाउंड्री। देखो क्लास बाउंड्री है, तो बताओ क्लास लिमिट अलग और क्लास बाउंड्री अलग होता है। कब, जब डेटा कैसा हो, इंक्लूसिव टाइप हो, तो उसका लिमिट अलग कहलाता है, बाउंड्री अलग कहलाता है। कैलकुलेशन बाउंड्री से होता है, लिमिट से नहीं होता है। लेकिन अगर इंक्लूसिव नहीं, एक्सक्लूसिव पहले से है, अगर पहले से एक्सक्लूसिव है तो वहाँ पर कोई अंतर नहीं होता है, वही क्लास लिमिट होता है, वही क्लास बाउंड्री होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंतर होता है, लिमिट अलग होता है, बाउंड्री अलग होता है। कैलकुलेशन किससे होता है, कैलकुलेशन होता है बाउंड्री से। अब यहाँ पर कुछ बात और समझो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास होता है वो क्लास बाउंड्री। कोई पूछे जो दूसरा क्लास है उसका छोटा वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 19.5, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे 29.5, ऐसे आप बोलेंगे। किसी क्लास का लेंथ क्या होता है, तो लेंथ होता है जी अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री का डिफरेंस, लिमिट का डिफरेंस नहीं। यहाँ पर निकालोगे डिफरेंस तो 9 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, तो आंसर 9 नहीं होगा, आंसर 10 होगा, यहाँ से निकलेगा। तो क्लास लेंथ का फार्मूला अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, बहुत बार पूछा है। एक नाम है क्लास मिड वैल्यू, या उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मिड वैल्यू, क्लास मार्क। तो ये देखो फार्मूला है। अब यहाँ पर तुम इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, या यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड करो, आंसर सेम आता है। तो मिड वैल्यू का फार्मूला या क्लास मार्क का फार्मूला, दोनों में से कोई भी लगा दो, एक ही बात है, एक दोनों से सेम आता है आंसर। तो कौन सा लगाएंगे, कोई एक ही लगाएंगे, और या तो लिमिट का जोड़ बाई 2 या बाउंड्री का जोड़ बाई 2। ठीक है, किसी भी क्लास का मिड वैल्यू चाहिए तो ऐसे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखो, बहुत बार पूछा है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड में लेंथ, क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी बाई क्लास लेंथ लगा दो, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, जैसे हम इसका बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5, और इसका लेंथ कितना है 10, तो 5/10 0.5 डेंसिटी कहलाएगा। एक नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी। कोई एक क्लास का फ्रीक्वेंसी को सबके जोड़ से डिवाइड कर दोगे तो कहलाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और पक्का क्या होगा, वो 0-1 के बीच में आएगा, 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा, उसके बीच में होगा, फ्रैक्शन में आएगा। किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को सबके जोड़ से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से इंटू कर दोगे तो क्या नाम है इसका, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ये कहलाएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसी में एक नाम देखो, ये नाम है नंबर ऑफ क्लासेज। अगर डेटा बहुत सारा आपको दिया हो तो उसको क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासेज में बांटोगे, तो नंबर ऑफ क्लासेज का फॉर्मूला क्या है, रेंज बाय क्लास लेंथ, रेंज बाय क्लास लेंथ, रेंज बाय आई। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट को रेंज बोलते हैं, उसको क्लास लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ क्लासेज मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, उसका क्या डिफरेंस है, किस लेंथ में क्लास को रखना है, उसे डिवाइड कर दोगे तो कितने क्लास बनेंगे, उसका ये फार्मूला है। इसमें ध्यान ये देना है, जब भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, नंबर ऑफ क्लासेज निकालते हैं, तो ये बात ध्यान देते हैं, क्लासेज क्या होना चाहिए, एग्जॉस्टिव। जितने भी डेटा है सब का सब क्लासीफाइड हो जाना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। एग्जॉस्टिव मतलब ये। नंबर ऑफ क्लासेज क्या है, अनएम्बिगस, मतलब क्लियरली डिफाइंड हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए 2 क्लास के बीच में। और क्लास का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल, जो आपको दिया रहेगा ये इक्वल, तो जाके फार्मूला काम करेगा। क्या,
क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिव हो, 2 क्लास के बीच में कोई कन्फ्यूजन ना हो, अनएम्बिगसली डिफाइंड हो, और क्लास का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो इसके यूज करके नंबर ऑफ क्लासेज का फॉर्मूला हो गया रेंज बाय लेंथ। मान लो क्लास कितना दिया है, रेंज कितना दिया है, तो क्लास का लेंथ पूछेगा। क्लास का लेंथ दिया है, रेंज दिया है, तो नंबर ऑफ क्लास आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड नंबर ऑफ क्लासेज या क्लास इंटरवल इफ़ क्लास का लेंथ कितना दिया है 5, ये सब डेटा दिया हुआ है। इसमें खोजो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 80, सबसे छोटा क्या है 41। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं रेंज। अब क्लास लेंथ गिवन है 5, डिवाइड करो, तो ऊपर 39 को 5 डिवाइड करोगे तो 7.8 आया। अब 7.8 क्लास, अब क्लास तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, 1 क्लास होगा, चाहे 2 क्लास होगा, 3 क्लास होगा, तो 7.8 का मतलब कितना क्लास हो गया 8 क्लास। 7 पॉइंट में कुछ भी आ जाए ना, तो नेक्स्ट इंटीजर में आपको राउंड ऑफ करना है। नंबर ऑफ क्लासेज कितना आ गया 8। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ आपके सामने, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक। इसके बाद हम लोग करते हैं, अगले क्लास में करते हैं, ठीक है, चलो।